वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के मैथमेटिक्स का प्रारंभ करते हैं। आज कक्षा 9 की पहली वीडियो बनाई जा रही है जिसमें मैथ के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। देखिए, बहुत सी बातें हम जानते हैं। मैथमेटिक्स हमने पिछली कक्षाओं में भी काफ़ी पढ़ा, क्योंकि आज हम 9th में ज़रूर हैं, लेकिन इसके पहले 5, 6, 7, 8 ये सारे क्लासेज हम पढ़ चुके हैं। इन क्लासों में भी हमको नंबर सिस्टम्स आदि चीज़ें मिली थी। फिर भी क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, इस नाते हमें इसको एक बार पुनः अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, संख्याएं तो आप जानते हैं कि शून्य से लेकर अनंत तक की जितने भी अंक होते हैं, पहली बात तो संख्या हमें जानना होगी। संख्या क्या होती है? देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, संख्या पद्धति। हमें संख्या समझना होगा, संख्या क्या है। तो संख्या हम आपको बताएं, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को जिस अंक से हम प्रदर्शित करते हैं उसे संख्या या नंबर कहते हैं। जैसे यदि मान लीजिए मेरे पास 4 गेंद है। हमने आपसे क्या कहा है कि किसी व्यक्ति वस्तु अथवा पदार्थ की समूह को या उसकी संख्या को जिस अंक से हम प्रदर्शित करते हैं उसे नंबर कहते हैं। जैसे ये 4 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 4। और इसको हम, इतनी बात को हम जिसमें व्यक्त करेंगे, ये इनमें 4 लिखा ना, तो यही हमारा नंबर है या संख्या है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी वस्तुओं की, व्यक्तियों की, जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, तो हम जानते हैं कि 4 लोग हैं, लेकिन उसको संख्या में क्या दिखाएंगे? इस तरीके से लिखेंगे। या कोई 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे, 7 है 7 लिखेंगे। हमने कैसे आपको दिखा नहीं? देखिए, ये 4 गोले हैं, ये 4 अलग अलग हैं। अब इसको हम जिस अंक से प्रदर्शित कर रहे हैं वही हमारा क्या है? नंबर या संख्या है। यानी हम उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। यानी किसी भी समूह की या किसी भी मात्रा, जो ऐसे मान लीजिए 4 लोग हैं तो 100 लोग हैं। जैसे मान लीजिए एक ठेले पर 100 सेब रखा गया, एक ठेले पे 100 सेब रख दिया गया। अब उस 100 को हम इससे दिखा रहे हैं। यानी जिस अंक से या जिस शब्द से हम उसकी जो है संख्या को प्रदर्शित करते हैं उसी को हम नंबर कहते हैं। अब बात आती है नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम क्या है, आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। संख्या आपके समझ में शायद आ चुकी होगी कि संख्या क्या है। यानी किसी भी पदार्थ के या व्यक्तियों के समूह को हम जिस अंक से प्रदर्शित करते हैं उसे अंक कहते हैं या शब्द कहते हैं। अब बात आती है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। जैसे लिखे संख्याओं को लिखने और संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को
संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसे ढेर सारी संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, तो उनको लिखना और उनका नामकरण करना, ये क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से गिनती लिखते हैं। तो संख्याओं को लिखना और उनका नामकरण करना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये संख्या तो हमने आपको बता दिया कि 1 2 3 4 5, लेकिन बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम नहीं जानते। संख्याओं के प्रकार हम बता देते हैं। पहले तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब, जैसे एक आप लिखते रहिएगा, प्राकृतिक संख्या। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 9 तक या अनंत तक मान लीजिए। अगला प्रकार है सम संख्या। सम संख्या का मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12 14, यानी जो 2 से डिवाइड हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या यह है कि 2 जो है वो सम होते हुए विषम है। फिलहाल आपको यही जानना है कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 4 6 8 10, यानी जो 2 से डिवाइड होती हो। अगली टाइप है संख्या की जिसे हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जैसे 1 3 5 7, ऐसे 1 3 5 7 9, जो सम संख्याओं के बीच में संख्याएं पड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या में से एक घटा देने पर, विषम संख्या में से एक घटा देने पर सम संख्या मिल जाती है, और सम संख्या में एक जोड़ देने के बाद विषम संख्या मिल जाती है। इसलिए आप जानिए। आगे फिर हम बात कर लेते हैं और कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वो 0 के दाईं ओर और बाईं ओर, जैसे इधर -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 3 4 5, ये आपके पूर्णांक, यानी जिसमें माइनस की संख्याएं 0 और प्लस की संख्याएं सम्मिलित होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगली संख्याओं के प्रकार की हम बात करें तो पूर्ण संख्या। ये पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक, जिसमें माइनस की संख्याएं 0 और प्लस की संख्याएं दोनों ये इंटीजर्स होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। अब बात आती है अगला कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 से लेकर, जिसमें ऋणायनिक संख्याएं नहीं सम्मिलित होती। जैसे आपको बता नहीं कि -1 -2 -3 ये लोग भी हों तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्णांक। अगर पूर्ण संख्या की बात करते हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है अनंत तक, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, यानी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब अगर इसी के 0 से आगे माइनस वाली भी संख्याएं जुड़ी तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब जो 2 से डिवाइड होती हैं या जिसके कई गुणनखंड हों। कई गुणनखंड का मतलब जैसे मान लीजिए हम 10 दिए आपको, तो 10 में 10 5 से भी डिवाइड होगा, सॉरी 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। यानी हम 10 को 1 से भी भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं, शेषफल 0 ला सकते हैं। 2 से भाग दे करके शेषफल 0 ला सकते हैं। 5 से भी भाग दे करके 0 ला सकते हैं और 10 से भी भाग दे करके 0 ला सकते हैं। यानी वह संख्याएं जो कई संख्याओं से क्या कहते हैं? डिवाइड होती हों या कटती हों, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से ये भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, अभाज्य संख्या अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि वह संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जैसे हमने कहा 3, तो 3 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा और या तो
अपने आप 3 से ही। 7 की बात करें हम तो 7 भी ऐसा है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से ही होगा, बाकी और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता। आगे और भी संख्याएं हैं, जैसे अभाज्य हमने बताया, फिर सहअभाज्य संख्याएं, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। चलिए हम बात कर लेते हैं अभाज्य के बाद सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब जैसे हम लिख दिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13। सह का मतलब 7 की अभाज्य संख्या। जैसे हमने आपको अभाज्य संख्या का परिभाषा भी बताया कि वह संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती हों या फिर स्वयं से, अपने आप से। जैसे 2 देख लीजिए, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से होगा। 3 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा। वैसे 5 भी है, वैसे 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है। ये लोग या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से। तो सहअभाज्य का मतलब जैसे 2 और 3 एक साथ हैं, 5 और 7 ये आसपास के हैं, 11 और 13 ये साथ हैं। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो बगल बगल की आसपास की अभाज्य संख्याएं होती हैं उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं परमीय संख्या। कौन सी संख्या? परमीय संख्या। परमीय संख्या का परिभाषा होता है कि वह संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्याएं जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, लेकिन आपका हर जो है q, हमने हर को q मान लिया है और अंश को p मान लिया। कोई जरूरी नहीं यही मानिए, लेकिन बेटर होगा कि जो आपके किताबों के मुताबिक उसी से आप माने तो ज्यादा ठीक होगा। p को अंश मान लिया गया और q को हर। ध्यान दीजिएगा कि वह संख्या है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हर जो है वो 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परमीय संख्या कहेंगे। यानी फिर से परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में, वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमीय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। आपको बता दें कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसे जो हम गिनती पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऑलरेडी पहले से ही परमीय संख्या होती हैं, क्योंकि सबके नीचे बटे 1 माना जाता है। अब बटे 1 माना जाता है तो बटे में हो गया, और यहाँ q जो है वो 0 भी नहीं है। अपरमीय संख्या का मतलब होता है कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो अपरमीय संख्या हो जाएगी। आइए आगे हम बात कर लेते हैं। एक बार डिफिनेशन फिर से दोहराते हुए आपको डिफिनेशन प्राकृतिक संख्या का बताया गया कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो आपसे कहना होगा ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। अगली है आपको बताया गया विषम संख्या। विषम संख्या में आपसे कहा गया ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं की अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्याओं को आप लिखना होगा आपको कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है।
पूर्णांक संख्या कहलाती है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या में आपको लिखना होगा प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने से, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को हम सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप लिखेंगे ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, यानी जो संख्या एक और अपने आप के अलावा और भी संख्याओं से कटे या विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या की परिभाषा लिख लीजिए कि वह संख्याएं जो सिर्फ 1 या अपने आप, जो सिर्फ 1 या स्वयं से विभाजित होती हों उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 हो, 1। जैसे आप देख रहे हैं अभी लिखे थे हम कि 2 और 3 का मासा जो होगा एक ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिखेंगे 1 × 2 और 3 को लिखेंगे 1 × 3 और दोनों में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, यानी 1 इसका मासा हो जाएगा। अगली परिभाषा में ये आप लिख रहे थे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बाद आप लिखेंगे परमीय संख्या। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परमीय संख्या कहलाती है। साधारण भाषा में जानेंगे आप तो आपको लिखना होगा कि वह सभी संख्याएं जिसको हम बटे में लिख सकते हैं परमीय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या का परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखिए ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं प्रायः अंडर रूट में लिखी होती हैं रूट में, इस तरीके से अंडर रूट में लिखी होती हैं, परंतु इनका कोई वर्गमूल नहीं होता। जैसे हम अगर √4 लिख देते हैं तो उसका वर्गमूल निकल आएगा 2, और जब 2 वर्गमूल निकल जाएगा तो 2/1 की परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर हमने √5 लिख दिया तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस नाते यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला आप लिखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या की परिभाषा लिख लीजिए
परमीय और अपरमीय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को, परमीय और अपरमीय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे फिर अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बाद अवास्तविक संख्या, जैसे कि लिखेंगे यह एक काल्पनिक संख्या है, यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक मान नहीं होता, काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है, इकाई से दर्शाया जाता है। ये तो बात थी संख्याओं की। परिभाषा हम ये भी लिखा चुके हैं आपको कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति का मतलब कि किन्हीं भी शब्दों को लिखना और उनका नामकरण करना, अंकों को लिखना और उनका नामकरण करना संख्या पद्धति कहलाती है। आइए अब आपके बुक में और भी चीजें जो हैं उस पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण नंबर 1 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, आपको पहचान करनी है। पहला कथन कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसको हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। अब देखिए, पूर्ण संख्या मैंने आपको भी लिखाया है। तो पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या था? पूर्ण संख्या का डेफिनेशन था इसमें एक जीरो सम्मिलित होता है। पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित होता है। अब प्राकृतिक संख्या को जो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें जीरो भी सम्मिलित हो जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो आपका कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपका जवाब है असत्य। काहे? क्यों असत्य है? ये असत्य इस नाते है कि देखिए, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। और प्राकृतिक में 1 2 3 4 5 6 है। तो ये आपका जो सत्य असत्य का बात कह रहा है, वो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन जीरो तो नहीं है ना। तो जब जीरो नहीं है तो इसके मतलब सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन जो जीरो है ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। इस नाते सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। दूसरे शब्द, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होता है। अब पूर्णांक में आपको क्या लिखाया गया है? पूर्णांक में आपको लिखाया गया है कि माइनस से लेकर के और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। अब पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं, पूर्णांक को ये परमीय में बता रहा है। यानी जो आपका पॉइंट है वो कह रहा है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परमीय संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी आपसे हमने बताया है कि पूर्णांक संख्याओं का मतलब जिसमें माइनस वाली संख्याएं, जीरो और प्लस, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों संख्याओं जिसमें सम्मिलित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होती है। अब इसका जवाब हमें क्या देना है? इसका जवाब हमें ये देना है कि हाँ, सभी पूर्णांक संख्याएं परमीय संख्या होती। कैसे होती हैं? हमने अभी आपको बताया है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती सबके बटे एक माना जाता है। आप एक चीज पे चौंक रहे होंगे कि 0 के बटे 1। परमीय संख्या का परिभाषा हमने आपको क्या लिखाया? परमीय संख्या की परिभाषा में मैंने आपको लिखाया कि जिसे हम p/q के रूप में लिख दें, लेकिन q का मान 0 ना हो।
तो आप देखिए 0/1 लिखा गया है, 0/1 लिखा गया, यहाँ 0 तो है नहीं, P वाला 0 हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन Q 0 नहीं है, तो Q 0 नहीं तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गई। यानी ये तथ्य आपका सही है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट था कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ये असत्य था। यानी पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। तीसरा तथ्य पूछा जा रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी ये सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब इसमें बात आती है असत्य है, असत्य से नाते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक नहीं हो सकती, वो पूर्णांक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे एक उदाहरण भी आपको दे देते हैं कि 3/5, इसको आप बटे में देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इस नाते सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती। ये आपका पहला उदाहरण था, उसको हमने समझ लिया, 3 तथ्य थे, तीनों को हमने समझा दिया। अब उदाहरण नंबर 2 पे हम बात करते हैं। आपसे कहा गया कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना, 5 परिमेय संख्या निकालनी। देखिए इसकी 2 विधियां, परिमेय संख्या निकालने की 2 विधियां। पहली विधि यह है कि इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको 1 और 2 संख्या मिली हुई है, यानी 1 से 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम इसको एक सूत्र रख लेते हैं जिसे कहा गया r + s/2, r + s/2। r का मतलब पहली संख्या को r मान लीजिए, दूसरी को s मान लीजिए। चलिए हम रखते हैं, r हमने किसको माना 1 को, 1 लिख लिया, s हमने 2 को माना है तो s के जगह पर 2 लिख देते हैं, /2 बराबर आ गया 3/2। ये हमारी पहली परिमेय संख्या मिल गई। क्या हो गई? पहली परिमेय संख्या मुझे प्राप्त हो गई। अगर हमें दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, देखिए तो हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या आई है यानी 3/2 आया है और पहली संख्या थी क्या 1 ही तो है, तो 3/2 + 1 कर लेंगे। अब आपको पता है कि हर संख्या के बटे 1 माना जाता है, तो 3/2 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, गुणे 1/2, यानी सब में 1/2 से आप गुणा कराएंगे। अब बात आती है कि इसको जोड़िए, तिरछा जोड़ लेते हैं या फिर आप एलसीएम लेकर के जोड़ते हैं। बटे का जोड़ तो आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। चलिए 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, और 2 1 का गुणा करेंगे +2 होगा, /2 होगा। अब 1/2 से गुणा कराएंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/2, 5/2 गुणे 1/2 बराबर कितना आया 5 × 5, 2 दूनी 4। दूसरी परिमेय संख्या हमें मिल गई। अब जब दूसरी परिमेय संख्या मिल गई तो इसको और 2 को हम जोड़ लेते हैं। चलिए 5/4 + 2/1, इसको जोड़ करके गुणे 1/2 कर दीजिए। तो देखिए 5 × 5 मिलेगा, 4 दूनी 8, /4 × 4 ब्रैकेट में गुणे 1/2 बराबर 8 और 5 हो जाएगा 13/4 गुणे 1/2, यानी 13/8। तीसरी परिमेय संख्या हमको मिल गई। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी 13/8 को चलिए 1 से जोड़ लेते हैं हम, या 5/4 को 1 से जोड़ लेते हैं। 5/4 + 1/1 गुणे 1/2, तो 5 × 5 + 4/4 गुणे 1/2, तो 5 4 9, 9/4 गुणे 1/2, यानी 9 × 9 /4 दूनी 8। यह भी एक परिमेय संख्या हो गई। इन दोनों को जोड़ लेते हैं या इसको जोड़ लेते हैं, यानी 4 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं हमको। 4 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। एक संख्या और निकाल लेते हैं हम,
कि 3/2 और 5/4 को जोड़ लेते हैं। 3/2 प्लस 5/4 गुणे 1/2, 3 चौक 12 और 5 दूनी 10 और 8 यानी 22/8 गुणे 1/2, 22/16। इसको हम काट भी सकते हैं, 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11/8। ये भी एक परिमेय संख्या हमको मिल गई। देखिए कितनी परिमेय संख्याएं मिली हमको, 1 2 3 4 5 ही निकालना था। तो 5 परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी हुई, 3/2 हुआ, 5/4 हुआ, 13/8 हुआ, 9/8 हुआ और 11/8 हुआ। इतनी परिमेय संख्याएं हमें मिल गई। यानी आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों को जोड़कर बटे 2 करके एक परिमेय संख्या निकाल लेनी है, और जो आया है उसको पहले से जोड़िए, फिर दूसरे जोड़िए, फिर जो आए उसको मतलब इसी आपस में जोड़ करके 1/2 से आपको गुणा कराते रहना है। ये आपकी पहली विधि है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि यही है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि में कहा गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको लिखते हैं 5 + 1 = 6। दूसरी विधि हम देखते हैं, ये पहली विधि थी और ये दूसरी विधि है। 5 + 1 हमने कर लिया 6। अब देखिए 6 को अगर हमें 1 लाना है, देखिए 1 को लाना है तो हम 6/6 लिख दें तो 1 आ जाएगा ना। अब अगर हमें इस 6 को में 2 लाना है तो हम लिखेंगे 12/6 = 2। ये तो होगा, ये 2 आ गया। अगर हम 6/6 करते हैं तो 1 आएगा और 12/6 करते हैं तो यही सी बात है। अब यहां बात आती है कि 6/6 हमें मिला और 12/6 मिला, तो हम लिख लेते हैं 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। हमें 5 ही लिखना था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया। लेकिन ये सिस्टम बहुत सही नहीं है। जब बटे की संख्याओं की परिमेय संख्या निकालनी होगी तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। ये सिस्टम आपके लिए सबसे बेटर होगा, ये सिस्टम सबसे अच्छा होगा। इसी सिस्टम से आप लगाएं और जहां भी आपको समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब पूर्णतया दूंगा। जहां भी आपको समस्या होती है परिमेय संख्या निकालने की प्रथा में। अब उदाहरण नंबर 2 के बाद आपकी एक्सरसाइज आती है 1.1। 1.1 में 4 सवाल दिए गए हैं। पहले में P/Q कहा जा रहा है कि क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिया ही था कि 0/1 लिख करके हमने बताया है, तो आपको वहाँ जवाब देना है। दूसरे में कहा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाला, वैसे आप 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा। तीसरे सवाल में कहा जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, सेम यही प्रोसेस। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। चौथा वही जो तथ्य अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो उसी तथ्य पर फिर आपको लिखना होगा। ये चारों सवाल आपको लगाना है, घर पे मेहनत करनी है। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए जो हमने हल किया है, ध्यान से देख करके, और आप इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अपने एक्सरसाइज में दिए हुए सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। यदि लग जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा। अगर सवाल नहीं लगा है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा है। उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।